नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग एक बार फिर से अयोध्या की बात करने जा रहे हैं और मेरी अपनी थ्योरी है। मैं चाहता हूं कि मेरी थ्योरी गलत हो, क्योंकि ये जो देश भर में देख रहा हूं उससे एक थ्योरी बनती है, एक बैकग्राउंड बनता है, एक स्ट्रक्चर बनता है। उस स्ट्रक्चर को शायद मैं गलत पढ़ रहा हूं और भगवान करे कि मैं गलत पढ़ रहा हूं, लेकिन वो स्ट्रक्चर तो यही है कि दक्षिण के मंदिरों पर आज की तारीख में सरकारों का कब्जा है। सरकारों का भी नहीं, मशीनरी का कब्जा है। सरकारें हो सकता है उन मशीनरियों से कुछ ले दे लेती हों, लेकिन सच ये है कि उन मंदिरों में सीईओ और ईओ के अपॉइंटमेंट में भी सरकारों का ही रोल रहता है कि हिंदू रिलीजियस एंड एंडोमेंट एक्ट के तहत कौन अधिकारी बिठाया जाएगा। ये भी चूंकि हम सब जानते हैं कि बड़ी भारी पोस्टिंग के लिए सरकारों के पास उसका एक लेखा जोखा होता है कि भाई कहां पर कितना पैसा और कितनी पोस्टिंग में मिल सकता है। मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक सेटल्ड प्रोसीजर है। इस मामले में सरकारें अपॉइंट करती हैं, चाहे वो तमिलनाडु की बात करता हूं, चाहे केरला की बात करता हूं, चाहे कर्नाटक की बात करूं या और मंदिरों की बात करूं और स्टेटों के मंदिरों की बात करूं, और वो मामला पूरे देश में भयंकर रूप से देश का इश्यू बना हुआ है कि भाई मंदिरों को सरकारी कब्जे से मुक्त करिए। मंदिरों में सरकारी अधिकारियों की बजाय सरकारी अधिकारी उन पर केवल ऑब्जर्वेशन करें ताकि मंदिर में कोई लूट खसोड़ ना हो सके, मंदिर प्रशासन कुछ गलत ना कर सके, मंदिर की ट्रस्ट कुछ गलत ना करे। लेकिन मंदिरों पर सीधा कब्जा ही कर लेंगे तो फिर ये ठीक नहीं। इसी थ्योरी को मैंने, इस पूरे विषय को मैंने कहा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था हमारी अंग्रेजों के टाइम की बनी हुई है, और तमिलनाडु का ये प्रकरण जहां से हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट के तहत ये सब शुरू हुआ था, उसकी कहानी मैं कई बार बता चुका हूं कि अंग्रेजों ने कैसे मंदिरों के धन को लेने के लिए, कब्जा करने के लिए अपने लोगों को वहां बिठाया था और मंदिरों को कैसे कब्जा किया था। आज़ादी के बाद हमको उसकी थ्योरी बदलनी थी, लेकिन नहीं किया। चूंकि वही मशीनरी चल रही है तो हम ये मानकर चलते हैं कि जैसे अंग्रेज सरकारों के टाइम पर या अंग्रेजों के द्वारा मंदिरों का शोषण किया जाता था अपनी मशीनरी के द्वारा, वैसे ही आज भी मशीनरी वैसा ही कर रही है, सरकारें चाहें कुछ भी कर रही हो। इस थ्योरी पर ही मैंने आपको राम मंदिर का विषय बताया। कई 5 या 6 एपिसोड मैंने उस पर किए थे। कल 7वां किया था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में उस पर बात हुई थी। ये 7 एपिसोड हमने राम मंदिर पर किए थे कि आखिर राम मंदिर पर क्या हो रहा। और ईश्वर की कृपा ऐसी है कि देश में एक जागरूकता आई, और जागरूकता के बाद देश को ये समझ में आया कि वाकई में खेल कहाँ से खेला जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के रिटायर्ड अधिकारी कैसे निर्माण समिति से मंदिर के सीईओ बनना चाहते हैं प्रशासन के नाम से, प्रशासक के नाम से, और वहाँ विश्व हिंदू परिषद या बाकी लोग जो राष्ट्र की सेवा के लिए बैठे थे उनको उन्होंने सिस्टमेटिक तरीके से सारा माहौल बनाकर हटा ही दिया है। और ऐसा भी लग रहा है कि उनके हटने के बाद सब शांत हो गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने कल बड़ी नाइसली उसको टैकल किया। एसआईटी बैठी हुई है, उत्तर प्रदेश सरकार के उसमें बैठी हुई है। लेकिन एक और मंदिर का प्रकरण अयोध्या का ही सामने आया कि एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ने कैसे खेला। ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने ये मामला आया, हाई कोर्ट ने हड़काया और हड़का कर बात करी। दरअसल इस जजमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट से जब राम मंदिर का जजमेंट आ गया तो उसके बाद जब ये तय हुआ और देश भर ने अपने गाड़ी कमाई दी, और मैं भी उसमें अभियान प्रमुख के नाते एक अभियान पर था और हमने भी बहुत सारी मेहनत करी। एक वो 45 दिन का समय था जिसमें पूरी कवायद की गई, और उस समय पर पूरी शक्ति लगाई गई कि भाई पूरी शक्ति लगाकर जो दान करना चाहता है वो सिस्टमेटिक तरीके से वहां तक पहुंचे। हजारों करोड़ रुपया इकट्ठा भी हुआ, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उसके बाद निर्माण समिति बैठी, सबने राम पर विश्वास करके कि भाई हम तो राम को दिया है, निर्माण समिति क्या कहती है तो वो उनका भाग्य तय होगा, वो उनका प्रारब्ध तय होगा जो इसमें कर रहे हैं। वो प्रारब्ध मानते होंगे तो ठीक है, नहीं मानते होंगे तभी एक घोटाले कर बाजी सामने आती है, कभी भी आती है। जो वहाँ पर चढ़ावा चोरी का मामला आता है वो भी सामने ही आता है, और चोर तो चोर होता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये मंदिर जिसकी चर्चा हो रही है, इस मंदिर के बाद अयोध्या में जब रीस्ट्रक्चरिंग हुई, क्योंकि 108 एकड़ का एक पूरा अयोध्या नगरी बनाई जाएगी, लेकिन उसमें प्रशासन तो बीच में आता ही है। अयोध्या ट्रस्ट
अपना 108 एकड़ का बनाएगा, लेकिन अयोध्या तो पूरी अयोध्या है, उसमें तो चारों डेवलपमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि देश भर से और विश्व भर से एक नगरी ऐसी डेवलप हो रही है जो कि केंद्र बिंदु हिंदुओं का होगा। अगर हम मुसलमानों की बात करते हैं तो वो कहते हैं मक्का मदीना है, हम ईसाइयों की बात करते हैं तो वो कहते हैं बैतलहम हमारे पास वेटिकन है, औरों की बात करते हैं तो बैतलहम की बात करते हैं। लेकिन हिंदुओं का कोई एक केंद्र कौन सा है? कोई काशी जाता है तो कोई मथुरा जाता है, तो कोई वृंदावन जाता है, तो कोई अयोध्या जाता है, तो कोई प्रयाग जाता है, तो कोई उज्जैन जाता है। मतलब देश भर में ये केंद्र बने हुए हैं। कोई एक केंद्र ऐसा हो जहां पर धर्म संसद बिठाई जा सके, लोग ये कह सकें भाई वहाँ कॉन्फ्रेंस हॉल है, चलो हम धर्म की चर्चा करेंगे और वहाँ करेंगे। वहाँ गुरुकुलों का स्ट्रक्चर हो, पाठकों का स्ट्रक्चर हो, पाठ्यक्रमों का स्ट्रक्चर हो, ऐसा कोई एक स्थान भारत में होना चाहिए। उस एक स्थान के को मॉडल बनाते हुए फिर बाकी स्थान भी डेवलप हो सकते हैं भारत में। अयोध्या वैसा ही स्थान बनाने की कोशिश की जा रही है और चंपत राय जी उसमें मुख्य भूमिका में थे, जिन्होंने पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया। हालांकि वो बाहर हो गए हैं, वो अलग बात है कि भविष्य में क्या होगा, कौन बैठेगा, ये अब आवश्यकता उस समय के नायक जिनके आधार पर ये सब कुछ हुआ उनकी आज चिंता होती है, उनकी आज आवश्यकता महसूस होती है। मैं समझता हूं अशोक जी सिंघल की आवश्यकता महसूस आज की तारीख में लोगों को होती है कि वो होते तो शायद तस्वीर दूसरी होती। लेकिन खैर, सब कोई तो सब समय नहीं बैठ सकता। अयोध्या में अधिग्रहण शुरू हुआ क्योंकि सरकार को वहाँ बड़ी बड़ी चौड़ी रोडें बनानी थी, सरकार को वहाँ और डेवलपमेंट के काम करने थे, वो सब सरकार ने वहाँ शुरू किए। लेकिन लोग वहाँ पर रह रहे हैं। अब अयोध्या का एक विषय तो ये है कि भाई ये पौराणिक नगरी है। पौराणिक नगरी मतलब त्रेता काल की है, त्रेता की नगरी है। भगवान राम उस नगरी के स्वामी हुआ करते थे। भगवान राम स्वामी हुआ करते थे तो क्या वो जमीन सब सरकार की है, ये सवाल है। क्या पूरी अयोध्या की भूमि ही सरकार की है क्योंकि भगवान राम उसके मालिक हुआ करते थे, या फिर जनता का राइट उस समय भी था अपने घरों का, अपने दुकानों का, अपने स्ट्रक्चर का? तो भगवान जहाँ पर विराजमान थे, जहाँ उनका मंदिर था या जहाँ उनका जन्म हुआ था, वो सब हमने राम मंदिर केस में सुप्रीम कोर्ट में देखा। स्कंद पुराण के आधार पर वही एग्जैक्ट स्थान निकले जहाँ पर ये गुम्मद बनाए गए थे। और ये भी मानना चाहिए कि उस समय ये स्थान अगर प्रमुख ना होता तो मुसलमान तोड़कर वहाँ मस्जिद नहीं बनाते। तो वो सब कुछ सरयू जी से कितना इधर कितना उधर जजमेंट में लिखा है। 100 पेज का जजमेंट है जिसमें स्कंद पुराण और बाकी पुराण और बाकी जो स्ट्रक्चर हैं उनको ध्यान में रखते हुए वो स्थान तय किया गया। लेकिन क्या पूरी अयोध्या में जो मंदिर बने हुए हैं, पूरी अयोध्या में जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं, वो सब नुजूल हैं? क्या वो सब भगवान के स्थान हैं? अब रीस्ट्रक्चर होगा तो सीधी सी बात है कि अतिक्रमण भी आएगा, अतिक्रमण तोड़ा जाएगा, लोगों के घर तोड़े जाएंगे, लोगों की दुकानें तोड़ी जाएंगी, वहाँ से रास्ते निकाले जाएंगे। और उसको बड़ा करना है तो जो एग्रीकल्चर लैंड है वो एग्रीकल्चर लैंड भी एक्वायर की जाएगी। और कुछ करना है तो वहाँ कुछ मंदिर पहले से बने हुए हैं, वो भले ही प्राइवेट मंदिर हों, लेकिन उन मंदिरों को भी स्ट्रक्चर और रीशेड्यूल करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा। उस शिफ्टिंग का खर्चा या तो सरकार उठाए या फिर मंदिर खुद उठाए, ये विषय है। अब जब अधिग्रहण है, सरकारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वहां पर बैठा हुआ है और पूरी अयोध्या का ये जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट के लिए एक आईपीएस अलग बैठा हुआ है और जो कप्तान होता है वो जिले का कप्तान अलग बैठा हुआ है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और एक आईएएस अलग से अपॉइंट किया गया है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के बगैर वहां अधिग्रहण तो नहीं हो सकता क्योंकि अधिग्रहण की जिम्मेदारी तो डीएम की होती है। डीएम किसी एडीएम को लगा सकता है, एसडीएम को लगा सकता है, किसी को भी लगाकर अपनी टीम बनाता है और वो अधिग्रहण करता है। अयोध्या में अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हुई तो लोगों ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। इस समय बहुत सारे सवाल, मैं एक मंदिर की बात करूंगा क्योंकि एक मंदिर का हाई कोर्ट का प्रकरण आया है और हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के अधिकारियों को बड़ी तल्ख टिप्पणी की है और ये कहा है कि आप क्या यही सीखे हैं, क्या यही करते हैं? आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया और पैसा, जमीन अधिग्रहण कर ली और पैसे भी नहीं दिए मंदिर की। ये बाली वो सुग्रीव
टीले की बात है, सुग्रीव के मंदिर की बात है कि भाई सुग्रीव का मंदिर वहाँ पर है अयोध्या में। सुग्रीव किला कहा जाता है। सुग्रीव किला इसलिए कहा जाता है कि ऐसा कहते हैं, मतलब इस किले के लोगों का कहना है, और पुराना इतिहास भी जो लोग बताते हैं वो ये कहते हैं कि भगवान राम जब लंका से वापस आए तो सुग्रीव साथ में आए थे, हनुमान जी साथ में आए थे और विभीषण साथ में आए थे। सुग्रीव, ये जो सुग्रीव किला है ये उस समय भरत जी ने, भैया भरत ने राज्याभिषेक के लिए बनवाया था कि भगवान वापस आ रहे हैं तो उनका राज्याभिषेक कहाँ होगा। ये ऊंचाई पर बना हुआ किला है। इसी में जब भगवान का राज्याभिषेक हो गया, उनका स्वागत हो गया, तो उसके बाद वो महल में शिफ्ट हुए तो इस किले में सुग्रीव को रखा गया, क्योंकि सुग्रीव भी किष्किंधा के राजा थे। तो सुग्रीव को रखा गया, मतलब उनको भगवान ने दिया कि भाई सुग्रीव यहाँ इस किले में रहेंगे, राजा हैं, राजा के बराबर ही समकक्ष स्थान उनका होना चाहिए। तब से लेकर इस किले को सुग्रीव किला कहा जाता है। सुग्रीव किले में एक मंदिर है, बाकायदा मंदिर सब हम जानते हैं, अयोध्या में मंदिर बने हुए हैं तमाम। सुग्रीव किला, अब वो त्रेता निकल गया, त्रेता के बाद द्वापर निकल गया, द्वापर के बाद कलयुग आ गया, कलयुग भी यहाँ तक पहुँच गया, और कलयुग में भी तमाम सरकारें, खास तौर से बुद्ध मानने वालों की सरकारें बैठ गईं, वैष्णव मानने वालों की बैठ गईं, शैविज्म को मानने वालों की बैठ गईं, फिर इस्लाम को मानने वाले बैठ गए, फिर ईसाईयत को मानने वाले बैठ गए, और पुनः हम वहीं आ गए। अब इतने सारे, उसके बाद त्रेता से लेकर अब तक, क्या ये जमीन जो सुग्रीव किला है ये राज्य की जमीन है, नुजूल की भूमि है? ये एक डिस्प्यूट आया, और डिस्प्यूट ये इसलिए आया, आप सोचो, डिस्प्यूट ये इसलिए आया क्योंकि पहले तो राज्य सरकार ने कहा कि भाई हम यहां से एक चौड़ीकरण रोड बनाएंगे और इस स्थान पर हमें चाहिए। तो नेगोशिएशन हम सब जानते हैं कि आपको लैंड एक्वायर करना हो तो नेगोशिएशन करना पड़ता है, और सुग्रीव किले का जो मंदिर है वो भी अगर दूसरी जगह शिफ्ट होगा तो उनको भी मंदिर बनवाने के लिए धन चाहिए होता है। अब दो बातें हो सकती हैं, या तो पार्टियां दोनों के बीच में आर्बिट्रेशन हो जाए, यानी कि किले पर जो लोग विराजमान हैं उनका और साथ में प्रशासन की बात हो जाए, और नेगोशिएशन के बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक्वायर कर ले, सीधी सी बात है, और उनको पेमेंट कर दे, और फिर पेमेंट करने के बाद भाई अपना अलग अलग हो जाएगा। और ये बात तो जब हजारों साल से वो किसी के कब्जे में है तो आप कहें कि कागज लाओ और इसके वो लाओ, तो ये तो मिलते नहीं है। हाँ, भगवान राम के मंदिर की बात आती, वो मंदिर का जो स्थान जो सुप्रीम कोर्ट में चला था उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये लैंड डिस्प्यूट है, ये लैंड की ओनरशिप की बात आती है। तो लैंड डिस्प्यूट डिसाइड किया था, ओनरशिप डिसाइड की थी कि अगर इसकी ओनरशिप किसकी है, तो रामलला की ओनरशिप सुप्रीम कोर्ट ने बताई थी, और रामलला की ओनरशिप बताते हुए उनको कहा था तुम्हारा लंबे समय से कब्जा है, इसलिए इल्लीगल मस्जिद, इस बात को बहुत गौर से सुनिएगा, इल्लीगल मस्जिद के लिए भी जो बना दी गई थी मुगल काल में, उसके लिए भी एक स्थानांतरण दूसरी जगह सुप्रीम कोर्ट ने दी। सुप्रीम कोर्ट ने जगह देकर कहा कि भाई अपनी मस्जिद यहां बना सकते हो, यानी कि अगर किसी के कब्जे में लंबे समय से है, भले ही लीगल या इलीगल है, तो हमारे यहाँ की व्यवस्था यह है कि उसको स्थानांतरण करते हैं, उसका रिहेबिलिटेशन करते हैं, चाहे वो इलीगल। सुप्रीम कोर्ट से जब मस्जिद मुकदमा हार गई थी, मुकदमा हारने वाले को दूसरी जमीन देने का क्या मतलब है? ये तो कोई मतलब नहीं होता। इस पर बड़ा विवाद भी देश भर में है कि भाई उनको क्यों जमीन दे दी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि भाई हम रिहेबिलिटेशन करते हैं। हमेशा से होता है, रेलवे की जमीन, मतलब देश भर में जो झुग्गियां बसी हुई हैं उनको तोड़ा गया तो रिहेबिलिटेशन, ये सुप्रीम कोर्ट का अपना एक डायरेक्शन है, ओल्गा टेलिस से लेकर अभी तक ये चला आ रहा है। तो फिर मस्जिद को अगर जगह दी गई तो फिर सवाल ये पैदा होता है सुग्रीव किला का क्या है। और मजे की बात यह है कि वो मंदिर जो है वो अगर राज्य सरकार का नहीं, वो नजूल की भूमि का नहीं था, भगवान राम का मंदिर अगर नजूल की भूमि का नहीं था तो बाकी मंदिर नजूल की भूमि के कैसे हो गए, ये सवाल है। इसमें प्रशासन ने रात के 9 बजे एक रजिस्ट्री करी, प्रशासन ने रात में 9 बजे मंदिर के व्यवस्थापकों के साथ एक रजिस्ट्री करी, 1 करोड़ 38 लाख रुपए तय हुआ, 2023 की बात है। 1 करोड़ 38 लाख रुपया सुग्रीव किले पर जो लोग विराजमान हैं वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से, उनको 1 करोड़ 38 लाख रुपया देने की बात कही गई, और यह कहा गया कि भाई आप दूसरी जगह पर बना लीजिए, इसको अयोध्या में व्यवस्था के लिए चाहिए। अब मंदिर के जो पुजारी वर्ग या जो भी रहे होंगे उनका देखो बड़ा हृदय है, उन्होंने उस जमीन को छोड़ने का
तय भी कर लिया कि भाई अयोध्या विकास होना चाहिए, भगवान का विकास होना चाहिए। अदरवाइज वो लड़ते, कहते हम एक्वायर नहीं करने देंगे, हम जमीन नहीं देते, तो सरकार जबरदस्ती लाठी चलाती और कुछ करती। 1,38,00,000 में तय हो गया और ये कहा गया कि विद इन 20 डेज या कुछ समय की बात कही कि आपको आरटीजीएस से पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, आप दूसरी जगह जमीन खरीद लीजिए और वहां ये जो सुग्रीव किला है इसके स्थान पर वहां बना लीजिए। इसमें भी राज्य सरकार का कोई रोल नहीं। राज्य सरकार की तो पॉलिसी है कि भाई हमने स्ट्रक्चर बना लिया। अब ये तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी है, राजस्व विभाग की जिम्मेदारी है कि राजस्व विभाग ने जो जमीन एक्वायर की है, भले ही वो जमीन के कागज किसके पास हैं किसके पास नहीं, जब मस्जिद वहां बनाई जा सकती, दूसरी जगह उसको बड़ा 5 एकड़ जमीन दी जा सकती है, तो फिर यहां तो मतलब ओरिजिनली बैठे हैं लोग। प्रशासन ने 1,38,00,000 रुपया तय किया और तय करने के बाद पोजीशन दूसरे दिन ले लिया और ये कहा कि आपको चूंकि रजिस्ट्री हो गई, अब सरकार का मामला है, सरकार आरटीजीएस करेगी, राजस्व विभाग से आपको पैसा ट्रांसफर होगा, आपका अकाउंट सब डिटेल ले ली गई। मंदिर पर कब्जा कर लिया गया, मंदिर तोड़ दिया गया, तोड़ने के बाद कुछ और गेट वेट लगा दिए गए। योगी जी आकर उसका उद्घाटन अगले साल कर गए क्योंकि वो तो लीगली सब चल रहा था, लेकिन मंदिर के लोगों को पैसा नहीं मिला। 1,38,00,000 रुपया उनके अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुए, 17 लाख कुछ रुपए उनके अकाउंट में ट्रांसफर हुए मलबे के। मलबे के मतलब है कि जो वहां स्ट्रक्चर बना हुआ था, स्ट्रक्चर के पैसे दिए। और अब प्रशासन ने यह कह दिया कि तो नजूल की भूमि थी, ये तो हमारी भूमि पहले से थी, इसलिए ये भूमि आपकी नहीं हो सकती। चूंकि ये मेरी पहले से भूमि थी तो ये रजिस्ट्री भी नलिफाइड है। इसके लिए राज्य सरकार अब जा रही है कोर्ट, सिविल कोर्ट में मुकदमा डाल दिया गया कि भाई रजिस्ट्री गलत है और ये नजूल की भूमि थी और ये धोखे से खरीद ली गई है। अब देखिए, जब सरकार ने जमीन खरीदी होगी तो रजिस्ट्रार भी रहा होगा, जिसके पास इसके लेखागार भी रहा होगा, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी रहा होगा जिसके पास डॉक्यूमेंट होते हैं, और बाकी का लेखपाल, तहसीलदार, जो भी होते हैं उस जगह के लिए सब कुछ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास रहा होगा। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने सब कुछ देखने के बाद ही जमीन परचेज की होगी और एग्रीमेंट बाकायदा रजिस्टर्ड किया होगा। रात में 9 बजे रजिस्टर्ड होने का मतलब है रजिस्ट्रार को बुलाकर किया गया होगा कि रजिस्ट्रार डीएम के यहाँ आया होगा या फिर मंदिर में बैठा होगा और रजिस्ट्रार ने वो सब कुछ किया होगा। ये व्यवस्था हमारे यहाँ है भी कि अगर किसी को रजिस्ट्री वहाँ नहीं कर सकता तो वो रजिस्ट्रार को एक पार्टिकुलर फीस देकर अपने घर बुला सकता है और रजिस्ट्री करवा सकता है। इसी आधार पर वो रजिस्ट्री हो गई। लेकिन पैसा ट्रांसफर करने से पहले मलबे का पैसा 17 लाख कुछ रुपए ट्रांसफर कर दिए गए और बाकी का पैसा देने से मना कर दिया। मामला कोर्ट पहुंचा, हाई कोर्ट में पहुंचा कि भाई हमारी रजिस्ट्री है और हमारा जो क्लेम है या जो रिकवरी है वो हमारी रिकवरी, अब रिकवरी सूट ही फाइल हो सकता है। हाई कोर्ट में पहुंचा, हाई कोर्ट में राज्य सरकार ने ये कहा कि भाई ये तो नजूल की भूमि है, ये तो हमारी भूमि पहले से थी, ये गलत रजिस्ट्री हो गई। हाई कोर्ट के सिंगल जज ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट क्या कर रहे थे उस समय, आपके सारे अधिकारी क्या कर रहे थे, ऐसा तो नहीं है कि प्राइवेटली कोई ट्रांजैक्शन हुआ हो। और आपके नियम तो ये हैं कि आप सर्वे पहले करेंगे, वहां पर सब कुछ देखेंगे, उसकी ओनरशिप पता करेंगे, तभी तो आप देंगे कि लीगल ओनरशिप किसकी है, ऐसे तो नहीं दे देंगे। तो फिर ये जो 1500 मीटर की ज़मीन है, 1512 स्क्वायर मीटर की ज़मीन है, ये 15 दिन के अंदर जब आपने कहा था कि हम पैसा ट्रांसफ़र कर देंगे तो इनका पैसा ट्रांसफ़र क्यों नहीं किया है? एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा यूटर्न, एडमिनिस्ट्रेशन यूटर्न कैसे कर सकता है? हाई कोर्ट ने पूछा कि भाई कैसे कर सकता है? अगर ये जो ब्रीच की बात कर रहे हो वो बात है कि नजूल लैंड थी, नजूल क्लेम आप कर रहे थे, तो नजूल क्लेम करने के लिए नजूल के लिए आप नहीं देख पा रहे थे, नजूल की तो प्रॉपर्टी आपके पास ही होती है, आपके पास ही डॉक्यूमेंट होता, तब आपने नहीं देखा क्या? फिर आप जब कर चुके हैं तो आपने फंड रोक लिया और अब आप कहते हो कि हम लिटिगेशन में पहुंच गए हैं। ये तो सरासर जाती है, आपने जमीन पर कब्जा भी कर लिया है। अब इसका प्रोसीजर जो हाई कोर्ट ने कहा, उन्होंने कहा इसका प्रोसीजर तो ये था कि अगर नजूल लैंड है तो खाली करने का पहले आपको नोटिस देना चाहिए था, खाली करने के नोटिस के बाद इस पर एक मुकदमा होना चाहिए था पोजीशन ट्रांसफर का। राज्य सरकार पोजीशन ट्रांसफर का मुकदमा करके पोजीशन हाथ में लेती और ये मुकदमा हार जाते, कोई मामला ही नहीं बनता। आपने तो पहले ये मान लिया कि ये ओनर हैं और अब आप कह रहे हो नहीं नजूल भूमि थी, तो ऐसा कैसे हो सकता है? आपने ये सारा खेला इसलिए रचा क्योंकि आप पोजीशन लेना चाहते थे। अब ये मंदिर का मामला है, पूरे देश में एक स्ट्रैटेजी है कि प्रशासन सभी मंदिरों पर कब्जा करना चाहता है।
प्रशासन किसके बिहाफ पर? ऐसा नहीं है कि वो सरकार के बिहाफ पर करना चाहता है, वो राज्य के बिहाफ पर करता है। जितने समय तक वो बैठेगा, वो सीट, वो मंदिर, वो स्थान, वो उसकी उगाही का साधन भी बनता है। वो वहां अपनी मतलब राज्य सरकार बैठ जाती है या फिर प्रशासन बैठ जाता है और मंदिर के जो ओरिजिनल लोग हैं वो बाहर हो जाते हैं। अब जुडिशियल रिव्यू क्या है? इसमें स्ट्रैटेजी आपकी थी। हाई कोर्ट कहता है क्या ये तुम्हारी स्ट्रैटेजी थी जमीन को वापस लेने के लिए? ये तो लग रहा है कि ये स्ट्रैटेजी थी और आपने वेल ऑर्गेनाइज्ड प्लान के तहत ये सब कुछ किया, वेल ऑर्गेनाइज्ड प्लान के तहत किया। इसलिए हाई कोर्ट ने कहा, इसलिए ये माना जाएगा कि तुम या तो समझदार नहीं हो या फिर तुमने जानबूझकर ऐसा कहा। हालांकि हाई कोर्ट ने फ्रॉड शब्द इस्तेमाल नहीं किया। मैं कहता हूं कि इट इज बाय द फ्रॉड, क्योंकि फ्रॉड इसलिए है क्योंकि सारे कागज आपके पास ही। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है अगर आपको सारी जानकारी है और जानकारी होते हुए भी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट, आप किसी को बरगलाते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट बाय फ्रॉड कहलाता है। और कॉन्ट्रैक्ट बाय फ्रॉड अगर होता है तो वो वॉइडेबल होता है, उसका कैंसिल होना चाहिए। कैंसिल होने का मतलब स्थिति, पूर्व स्थिति मेंटेन होनी चाहिए जो पहले की स्थिति थी, यानी कि जो सुग्रीव किला में जो लोग बैठे हैं हजारों साल से, वो लोग वहां पर बैठेंगे। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं किया गया। हाई कोर्ट को कहना पड़ा बाकी के 1,20,00,000 रुपया आप एफडी बनाकर जमा करिए। चूंकि आप कह रहे हो, उन्होंने कहा साहब सिविल सूट फाइल है, सिविल सूट ऑलरेडी चल रहा है, नुजुल की भूमि भी प्रूफ होनी बाकी है और ये चल रहा है, वो चल रहा है। तब उन्होंने कहा, हाई कोर्ट ने कहा आप छोड़ दीजिए सब, आपने जो किया वो तो किया ही। लेकिन मैं कहता हूं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई होनी चाहिए? जो अपनी ड्यूटी वायलेट करता है, जो नेग्लिजेंसी करता है। तहसीलदार के ऊपर क्यों नहीं होनी चाहिए जिसने रिपोर्ट लगाई होगी? रजिस्ट्रार ऑफिस पर क्यों नहीं होनी चाहिए जिसने रिपोर्ट मंगाई होगी? उस कानून गो के ऊपर क्यों नहीं होनी चाहिए? उस लेखपाल के ऊपर क्यों नहीं होनी चाहिए कार्रवाई? उस एसडीएम के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए जिनके पास इनका डॉक्यूमेंटेशन होता है, जो ये बात जानते हैं कि नुजुल की भूमि है, जिनके पास एक एक रिकॉर्ड है? अचानक कई दिनों बाद रिकॉर्ड कैसे मिल गया कि भाई ये नुजुल की भूमि है? आप उससे पहले, और ये मान लीजिए इफ द टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल एंड यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द डॉक्यूमेंटेशन, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पोजीशन ऑफ डॉक्यूमेंट, देन ये माना जाएगा, इट मस्ट बी प्रिज्यूम दैट यू आर द कल्प्रिट। आपको हमने ध्यान नहीं दिया, जिसके डॉक्यूमेंट की जिम्मेदारी आपकी हो और आप कहते हो हम ध्यान नहीं दिया, इसका मतलब यह हो गया कि ये जानबूझकर पोजीशन आसानी से लेने का तरीका आपने अपनाया था और उस तरीके के लिए आपने ये एग्रीमेंट किया था और इस एग्रीमेंट को आपने बाद में निरस्त करने की कार्रवाई के रूप में आगे बढ़ाया। क्योंकि आप अगर सीधा नुजुल की भूमि क्लेम करते तो इस पर मुकदमा चलता, और मुकदमा चलता तो यह संभव है कि जो हजारों वर्ष से बैठे हुए हैं, जब भगवान राम का मंदिर राज्य सरकार की ओनरशिप में नहीं है, जहां भगवान पैदा हुए जो राजा थे, मतलब सरकार थे, उसके बाद यहां तक त्रेता से लेकर अभी तक सरकारें बदलती रही, तो वो सरकार होनी चाहिए। जब वो मंदिर भी भगवान के नाम नहीं, राज्य सरकार नहीं है, भगवान वहां विराजमान हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने तय किया और इलीगल स्ट्रक्चर बनाने वालों को दूसरी जमीन दी, मतलब रिहेबिलिटेट किया। तो फिर आप बताइए कि इस जमीन पर सुग्रीव किले में जो लोग हजारों वर्ष त्रेता से लेकर अब तक विराजमान होंगे, जो संप्रदाय भी वहां बैठा था, क्या उनको रिहेबिलिटेशन का राइट नहीं है? आप 1,38,00,000 रुपया ओनरशिप का दे रहे थे, ये रिहेबिलिटेशन का दे रहे थे। मैं समझता हूं 1500 मीटर जमीन, 1500 मीटर जमीन, मतलब आप 1500 मीटर स्क्वायर मीटर जमीन क्या 1,38,00,000 की हो सकती है? अयोध्या में मिल जाएगी क्या? 1,38,00,000 का एक फ्लैट मिल रहा है आज की तारीख में अयोध्या में, और 1500 स्क्वायर मीटर, इसमें 10 से मल्टीप्लाइड कर दीजिए तो गज बन जाएंगे। 1,500 1500 मतलब हो गया कि अगर और जोड़ दोगे, एक जीरो और लगा दीजिए तो 1,50,000 गज। 1,50,000 गज की बात, 15,000 गज,
15,000 गज की अगर हम बात करेंगे तो क्या 15,000 गज आपको मिल जाएगी आसानी से 1.5 करोड़ रुपए में? इसका मतलब है कि ये रिहेबिलिटेशन के लिए अमाउंट तय किया था कि 1,38,00,000 रुपया वो मंदिर रिहेबिलिटेट होगा, पर आपने तो 17 लाख रुपए देकर उनसे पीछे छुड़ा लिया। इसका मतलब हाई कोर्ट ने कहा कि आप 1,20,00,000 रुपया जमा करिए एफडी में, जब तक केस डिसाइड नहीं होता 8% का उस पर इंटरेस्ट दीजिए, और जिस दिन आपने प्रॉमिस किया था उस दिन से पैसा वहां जमा करिए। अब ये कोई अयोध्या में ऐसा नहीं है कि योगी जी कर रहे होंगे या सरकार कर रही होगी, ये तो प्रशासन का खेल है ना। प्रशासन ने पहले तय किया, फिर प्रशासन ने मना कर दिया। प्रशासन को ये लगा होगा कि ये जमीन आसानी से नहीं मिलने वाली है, और 15,000 गज जमीन, स्क्वायर गज जमीन खरीदेंगे तो बहुत महंगी पड़ेगी, तो एक खेल खेल दिया। हाईकोर्ट ने हालांकि उसको फ्रॉड नहीं कहा, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की डेफिनेशंस में जाएंगे तो फिर इसको फ्रॉड ही कहा जा सकता है। पर हो गया। ऐसे कई प्रकरण अयोध्या में, और लोग अक्सर वीडियोस आते रहते हैं, लोगों के स्टेटमेंट आते रहते हैं कि भाई सर्किल रेट पर ले लिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग तो यह है कि कोई भी जमीन अगर कोई एक्वायर करेगा तो वो प्रेजेंट उसकी जो मार्केट वैल्यू है उससे करेगा, उससे भी ज्यादा करेगा। और इसी फॉर्मूले पर एक्वाजिशन बनारस में मोदी जी ने किया, मतलब करा राज्य सरकार ने, लेकिन वो जो कॉरिडोर बनाया है बाबा का, वो बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर में भी कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ क्योंकि पूरा पैसा दिया गया। लेकिन अयोध्या में ऐसे बहुत सारे डिस्प्यूट सामने आए हैं, बहुत सारे स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं। ये प्रशासन का जो खेल है वो समझ आता है। बाकी तो छोड़ दीजिए, ये मंदिर का मामला था, मंदिर पर कब्जा किसका हो गया? प्रशासन का हो गया। और मंदिर पर खाली कौन हो गया? मंदिर पर जो लोग बैठे हुए थे, जो हिंदू समाज के पास होना चाहिए, जिनको रिहेबिलिटेट करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की बनती है, उनकी जगह पर ये बैठ गए। ये केवल अयोध्या में राम मंदिर के अंदर नहीं चल रहा, अयोध्या में राम मंदिर के बाहर के मंदिरों में भी खेल चल रहा है। प्रशासन क्या ना करे, इसलिए मैं कहता हूं कि प्रशासन को अब एजुकेट होने की जरूरत है। उनके जो ट्रेनिंग है उनको नए सिरे से ट्रेंड करने की जरूरत है। जैसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारे जजेस को भी भारतीय जूरिस्प्रूडेंस के अनुसार अब ट्रेंड करने की जरूरत है, वैसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव विंग को भी भारत की आवश्यकता और भारतीय स्टाइल से या भारत के जूरिस्प्रूडेंस से ट्रेंड करने की आवश्यकता मुझे लगता है। और वो कौन चेंज करेगा, हिंदवी स्वराज की स्थापना कौन करेगा, हिंदवी सिस्टम कौन स्टैब्लिश करेगा, भारत की मूल भावना प्रशासन में आई ये कौन स्थापित करेगा, इसकी मुझे चिंता है। क्योंकि अभी कोई शिवाजी महाराज हमको दिख नहीं रहे हैं। बहुत प्रयास हो रहा है, सरकारें बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन अभी कोई शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं दिख रहे हैं जो पूरा बुलडोज करके हिंदवी स्वराज की स्थापना कर दें और कहें मुगलिया सल्तनत को हम चैलेंज करते हैं, तुम दिल्ली में बैठे रहना, आगरे में बैठे रहना, हमने स्थापित कर दिया और हमने हिंदवी स्वराज की स्थापना कर दी। आपका क्या विचार है? आप क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, आपके मन में क्या है? ये सब कुछ हमें लिखकर बताइएगा ताकि इस विषय को और आसानी से आगे बढ़ाया जा सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।